नमस्कार। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 243 और 243 के क्लोज पढ़ रहे थे हम। लास्ट हमारा आर्टिकल 243 क्लोज आई या 243 आई को पढ़ रहे थे हम। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम 243 जे। ये जो जे है ये बात करता है ऑडिट की। राज्य सरकारें विधि बनाकर पंचायतों के द्वारा जो खाते प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनका ऑडिट कराया जा सकता है। तो हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 243 जे, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन में अनुच्छेद 243 जे है ना, स्थानीय स्वशासन। और इसमें कौन सा आर्टिकल? 243 जे। अनुच्छेद 243 जे बात करता है लेखा परीक्षण की। यह परीक्षा, ये बात कर रहा है ऑडिट की। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खातों का लेखा परीक्षण कर सकता है। लेखा परीक्षण कर सकता है। तो अनुच्छेद 243 जे, बस इसमें लेखा परीक्षण ऑडिट की बात है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आर्टिकल 243 के अनुच्छेद 243 के 243 अनुच्छेद 243 के बात करता है पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित। पंचायतों के निर्वाचन, देखो पंचायतों का जो निर्वाचन है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होंगे, जो कमिश्नर होंगे कमीशन के, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और ये जो निर्वाचन आयोग है, इसका कार्य होगा पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराना, मतदाता सूची को तैयार करना, चुनाव से संबंधित निर्देश जारी करना और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि पंचायतों का चुनाव, पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। अब ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये क्या क्या काम करेगा? मतदाता सूची तैयार करेगा, मतदाता सूची तैयार कराएगा, चुनाव से संबंधित निर्देश देगा, निष्पक्षता का ध्यान रखेगा, और चुनाव से संबंधित जितनी भी गतिविधि है, गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा। ये जो निर्वाचन आयोग है, इसके जो आयुक्त हैं,
आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी जिस राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, उसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और ये जो आयुक्त हैं, इनकी इनके क्या इनकी पदावधि कार्य से संबंधित शर्तें, इन सभी का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इनको पद धारण भी राज्यपाल कराएगा, पदावधि, कार्य की शर्तें और जो सुविधाएं वगैरह हैं वो सब तय करेगा राज्यपाल। लेकिन इसमें ये बात याद रखने की होती है कि आयुक्त को पद से जो हटाया जाएगा, पद से हटाना, पद से हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं होगी। तो इसमें फैक्ट याद किया जा सकता है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के आयुक्त को राज्य के निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। कार्य, शर्तें, पदावधि सब कुछ तय करेगा राज्यपाल। लेकिन अगर पद से हटाने की बात आएगी तो पद से नहीं हटा पाएगा राज्यपाल। अब इस कमिश्नर को, जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसको पद से जो हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है, उसको समझो जरा। निर्वाचन आयोग के आयुक्त को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से हाई कोर्ट के, हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे हम राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। अब नियुक्ति तो कर दी किसने, राज्यपाल ने आयुक्त की, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया, लेकिन हटा नहीं पाएगा पद से। अब पद से हटने की जो प्रक्रिया है ये वही प्रक्रिया है जैसे किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को या जजों को पद से हटाया जाता है। अब ये जो न्यायाधीश हैं, इनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसमें क्या है, उसमें होता है कि उसी सत्र को छोड़ दो, अभी किसी जज पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या संविधान का उल्लंघन का आरोप लगता है तो ऐसे जज को संसद के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति, किसी जज पर करप्शन के आरोप लगे हों तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव है अगर वो लोकसभा में लाया जाएगा तो इस प्रस्ताव को 100 सदस्यीय लोकसभा के हस्ताक्षर करके जो है अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है किसी जज के खिलाफ, तो यहां जो है अध्यक्ष को सौंप देंगे हस्ताक्षर करके 100 सदस्यीय लोकसभा के। अगर ये प्रस्ताव, किसी जज को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ना लाकर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पर और अपने सभापति को दे देंगे। अब सभापति चाहता है या अध्यक्ष चाहता है कि भी जज को हटाया जाए पद से, तो तुरंत
अध्यक्ष या सभापति, अगर अध्यक्ष के पास गया तो अध्यक्ष और सभापति के पास गया तो सभापति, एक जांच समिति का गठन कर देगा। अब ये जो जांच समिति है, ये जो जज पर आरोप लगे हैं उन आरोप की जांच करेगी। इस जांच समिति में कौन होगा? इस जांच समिति में 3 सदस्य होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या देश के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, या कोई अन्य जज हो सकता है। कोई एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से होगा, कोई एक जज सुप्रीम कोर्ट से होगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मुख्य जज हो सुप्रीम कोर्ट के, या कोई एक जज हो। ठीक है, तो एक जज तो यहां से आ गए। किसी भी भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य जज एक व्यक्ति ये हो गए, और तीसरे जो हैं न्याय के अच्छे जानकार या विधि के अच्छे जानकार, 3 सदस्य मिलकर जो हैं इस समिति का गठन करते हैं। 3 सदस्यों से समिति का गठन होगा। इनको जो प्रस्ताव भेजा गया था अध्यक्ष के द्वारा या सभापति के द्वारा भेजा जाएगा। ये समिति जांच करेगी उन आरोपों की। आरोप सही पाए गए तो ये समिति जो है इस प्रस्ताव को संसद में भेज देगी, और संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो ये जो पारित प्रस्ताव है ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति पारित करेंगे, और जैसे ही पारित करेंगे वैसे ही उस जज को पद से हटाया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखने की है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में संपन्न होगी। जिस सत्र में संसद के जिस सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद के उसी सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, तो ही किसी जज को पद से हटाया जा सकता है, तो ही किसी आयुक्त को, राज्य के आयुक्त को, यानी जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया एक सी है। तो इसीलिए आर्टिकल 243 के को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें साफ कह दिया गया है कि राज्यपाल के द्वारा आयुक्त की नियुक्ति तो होगी, लेकिन पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज को पद से हटाने की है, उसी प्रक्रिया के तहत या उसी प्रक्रिया के तरह आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद आर्टिकल 243 के में ही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब 243 के में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। यानी जो पंचायती राज है, पंचायती राज के निर्वाचन से संबंधित सभी कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, वो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है। उसके बाद जे के बाद क्या आता है? एल। एल बात करता है किसकी? 243 एल। अनुच्छेद 243 एल बात करता है
भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। स्थानीय स्वशासन जो ग्रामीण स्तर पर है, भाग 9 के उपबंधों का केंद्र शासित प्रदेशों पर, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। देखो, पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन जिन राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पे सीधा नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का। अब ऐसी स्थिति में अगर वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी जाए तो वहां पे नियंत्रण कौन करेगा? क्योंकि पंचायती राज तो राज्य सूची का विषय है। तो इसके लिए आर्टिकल 243 के, नहीं एल, आर्टिकल 243 एल पढ़ा जाता है। ये कहता है कि भाग 9 के उपबंध केंद्र शासित प्रदेशों पे लागू होंगे, लेकिन इसके लिए निर्देश राष्ट्रपति देंगे। और ये विषय हो जाता है कुछ अपवादों के साथ, ये विषय हो जाता है राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा ये मामला। तो राष्ट्रपति कुछ अपवादों को देखते हुए निर्देश जारी कर सकते हैं भाग 9 को अपने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने से संबंध में। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि राष्ट्रपति कुछ अपवादों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भाग 9 के लागू होने से संबंधित निर्देश जारी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्या है? एल के बाद एम आता है ना। आर्टिकल 243 या 43 अनुच्छेद 243 एम, ये कहता है भाग 9 के प्रावधानों का कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। अब ये क्या बात कर रहा है? ये स्थानीय स्वशासन जो ग्रामीण स्तर पर है उसके लिए भाग 9 पढ़ते हैं। तो भाग 9 के जो प्रावधान है वो कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, यानी पंचायती राज भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जाएगा, ये संविधान ही कह रहा है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र है? तो इसमें जो है सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है कि अनुच्छेद 244 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है। यह लागू नहीं होगा। अब ये बात समझने की है, क्षेत्रों की बात कर रहा है और आर्टिकल 244 की बात कर रहा है। तो ये अनुसूचित नहीं, ये बात कर रहा है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जो अनुच्छेद 244 में
44 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पंचायती राज लागू नहीं होता है। तो कौन से क्षेत्रों की बात करता है? ये बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों की तथा जनजातीय क्षेत्रों की। जनजातीय क्षेत्रों की। उसके बाद क्या कहता है ये? दूसरे के अंदर यानी आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 क्लोज 2 सब क्लोज ए, ये क्या कह रहा है? बल्कि इसको हम कह सकते हैं क्या? इसको हम कह सकते हैं इस भाग के उपबंध लागू नहीं होंगे। अब कहां लागू नहीं होंगे? आर्टिकल 243 क्लोज एम, नहीं क्लोज नहीं बोलेंगे इसको, आर्टिकल 243 क्लोज 2 कहता है कि इस भाग, कौन से भाग? ये भाग 9 की बात कर रहा है। भाग 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे। कहां नहीं होंगे? तो इसके लिए जो है आर्टिकल 243 क्लोज 2 सब क्लोज ए, ये कह रहा है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में पंचायती राज लागू नहीं होगा। ये समझने की बात है ना। उसके बाद दूसरा ये कह रहा है मणिपुर, मणिपुर के बी कह रहा है मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद पहले से ही है, वहां भी ये लागू नहीं होता है। तो जब अनुच्छेद 243 को पढ़ते हैं, ये बात करता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। अनुच्छेद भाग 9 लागू नहीं होगा। कौन कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होगा? तो सबसे पहले बात करता है कि अनुच्छेद 244 में आने वाले अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। फिर बात करता है कि जो नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है और मिजोरम है, इनमें लागू नहीं होगा। कैसे? पंचायती राज नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तो पूरे राज्य में ही लागू नहीं होता ये व्यवस्था, जबकि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां पहले से ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या जिला परिषद विद्यमान है, वहां लागू नहीं होता। उसके बाद नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी में इसका क्लोज 3 भी पढ़ा जाता है। वो क्या कहता है उसको देखते हैं भाई। तीन बात करता है कि पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला के पहाड़ी क्षेत्र जहां गोरखा गोरखा जिला परिषद या गोरखा परिषद विद्यमान है, वहां भी पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं होगी। उसके बाद इसी का 3A यानी 243 क्लोज 3A क्या कहता है? ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति यानी SC,
शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति को पंचायतों में मिलने वाला आरक्षण यानी सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। ये बात समझ लेने की है, लागू नहीं होता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में जो एससी को पंचायतों में मिलने वाला आरक्षण है, पंचायतों की सीटों में, पंचायती राज व्यवस्था में एससी और एसटी को सीटों पर आरक्षण दिया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 243D पढ़ा जाता है। उसमें जो है एससी एसटी की जनसंख्या के आधार पर कुछ सीटें आवंटित की गई है। अरुणाचल प्रदेश को जब पढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलता है पंचायती राज में, ये व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश राज्य में लागू नहीं होती है। इसका कारण है कि एससी जाति नहीं है वहाँ, यह शेड्यूल कास्ट में आने वाली जातियाँ नहीं हैं। मैं केवल एससी की बात कर रहा हूँ, एसटी की बात नहीं कर रहा। तो ये बात ध्यान रखना कि आर्टिकल 243 नहीं, आर्टिकल 243D का एक प्रावधान कौन सा? एससी को मिलने वाला आरक्षण अरुणाचल प्रदेश राज्य में लागू नहीं होता है। बस उसके बाद इसमें जो है इसका क्लोज 4 पढ़ते हैं, 243M का क्लोज 4 का जब ए पढ़ेंगे तो ये बात कर रहा है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अपने यहां अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर पंचायतों का गठन कर सकता है या पंचायतों का विस्तार कर सकता है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अपने यहाँ पंचायतों के गठन से संबंधित व्यवस्था कर सकती है, जिसे संविधान मना कर रहा था। लेकिन अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों में ये व्यवस्था नहीं कर पाएगी वो। जब इसी के बी को पढ़ते हैं, 4 के बी को पढ़ते हैं, तो यहां कह दिया गया है कि संसद कानून बनाकर भारत के क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार कर सकती है। विस्तार कर सकती है, कर सकेगी। अब संसद कानून बना के पंचायतों का विस्तार कर सकेगी, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र हो, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र हो। फिर से समझते हैं। आर्टिकल 243M एक फैला हुआ आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब कैसे लागू नहीं होंगे? इसको ऐसे समझते हैं कि जो भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, वहां पंचायती राज लागू नहीं होगी। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में पंचायती राज लागू नहीं होगी। मणिपुर के वो पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषद पहले से विद्यमान है, उन क्षेत्रों में भी पंचायती राज लागू नहीं होगी।
उसके बाद बात की जाती है पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला, जहाँ गोरखा परिषद विद्यमान है, वहाँ भी पंचायती राज लागू नहीं होती है। यही आर्टिकल फिर बात करता है कि कहाँ लागू हो सकती है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अपने यहाँ पंचायती राज का विस्तार कर सकता है, लेकिन अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में यह विस्तार वो नहीं कर पाएगा। लेकिन संसद कानून बनाकर भारत के किसी भी क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। तो पंचायती राज के इन्हीं प्रावधानों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।